हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का वेलकम है एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल ड्रीम क्लासेस पे। तो चलिए, आज का टॉपिक बहुत ही वीवीआई होने वाला है, तो सभी बच्चे वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। ठीक है, क्योंकि आज हम लोग पढ़ेंगे हमारे जीव विज्ञान यानी बायोलॉजी के जो लघु उत्तरीय का जो टॉपिक हमारा चल रहा था उसके पार्ट 2 को कवर करेंगे। ठीक है, तो जो भी बच्चे इसके पहले वाले वीडियोस को नहीं देखे हैं वो चैनल पर जाइए, वहां पर आपको इसके पार्ट 1 की टोटल वीडियो मिल जाएगी जिसमें हमने 40 प्रश्नों को कवर करवाया था। तो ये हमारा पार्ट 2 है, इसमें हम लोग 10 से 12 अच्छे अच्छे प्रश्नों को कवर करेंगे जो कि इस बार बोर्ड एग्जाम में कंफर्म आएगा। ठीक है, तो चलिए एकदम लास्ट तक बने रहिएगा सभी बच्चे, कोई भी बच्चे वीडियो छोड़कर नहीं जाएंगे। ठीक है, क्लास छोड़कर, क्योंकि ये बहुत ही लाभदायक आप लोग के लिए होने वाला है। तो चलिए, ज़्यादा समय ले लेंगे और जो भी बच्चे न्यू होंगे चैनल पे सब्सक्राइब बटन दबा दीजिएगा जी, और बगल में एक बेल आइकन होगा उसको दबा दीजिएगा ताकि हमारा नया वीडियो जैसे ही आप यूट्यूब पर डाला जाए या फिर आप लोग के सामने लाया जाए तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिल पाए। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, आपको दिख रहा होगा ये हमारा टॉप 120 वीवीआई क्वेश्चन का सीरीज चल रहा था। इसमें हम लोगों ने अभी तक 40 प्रश्नों को कवर करा था और आज हम लोग यहाँ पर पढ़ेंगे 41वें नंबर से, और इस पार्ट टू के देखिए पहले प्रश्न से सवाल हमारा है। देखिए, अर्धसूत्री विभाजन से आप क्या समझते हैं। बहुत ही अच्छा और हाईलाइटेड सवाल है, इस बार बोर्ड एग्जाम में ये सब बन सकता है, तो एकदम अच्छे से पढ़ कर जाइएगा। ठीक है, सवाल हमारा है अर्ध विभाजन या अर्ध विभाजन से आप क्या समझते हैं। ठीक है, चलिए सूत्री भी यहाँ पे कर सकते हैं, अर्धसूत्री ही कर लीजिए इसको। ठीक है, चलिए यहाँ पर लिख देते थोड़ा सा, अब इसका जवाब हम लोग जानेंगे। अर्धसूत्री विभाजन से आप क्या समझते हैं, इसका जवाब होगा कि अर्धसूत्री कोष विभाजन से, ठीक है, अर्धसूत्री कोष विभाजन में द्विगुणित मात्र कोशा का विभाजन होकर पहले 2 फिर 4 सूत्री कोशिकाएं बनती है। यहां पर सूत्री कर लीजिएगा, थोड़ा सा लिखावट में गड़बड़ हो गया है। चलिए इसको सूत्री करिएगा जी। देखिए अच्छे से समझेंगे हम लोग, ठीक है, कंफ्यूजन नहीं करना है। देखिए इसमें क्या होता है कि अर्धसूत्री विभाजन से आप क्या समझते हैं, तो अर्धसूत्री कोष विभाजन में द्विगुणित मात्र कोशा का विभाजन होकर पहले 2 फिर 4 सूत्री कोशिकाएं बनती है, और हर सूत्री कोशिका में गुणसूत्रों की संख्या द्विगुणित मात्र कोशा की संख्या की आधी होती है। तो यही होता है अर्धसूत्री विभाजन में प्रक्रिया। क्लियर है, यहाँ भी सूत्री होगा, तो एकदम अच्छे से इसको नोट कर लीजिए। छोटा सा लेकिन बहुत ही अच्छा सवाल है कि अर्धसूत्री विभाजन में क्या होता है जी, तो अर्धसूत्री कोष विभाजन में द्विगुणित मात्र कोशा का विभाजन होकर पहले 2 और फिर 4 सूत्री कोशिकाएं बनती है, और हर सूत्री कोशिका में गुणसूत्रों की संख्या जो है वो द्विगुणित मात्र कोशा की संख्या की क्या होती है, आधी होती है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं इसके अगले क्वेश्चन की ओर, 42वें पे, जो कि बहुत ही अच्छा सवाल है। ये भी बोर्ड एग्जाम में ये भी बनता है कभी कभी। ये देखिए सवाल हमारा है 42वां कि एंडोन्यूक्लिज प्रतिबंध क्या है, स्पष्ट करें। ठीक है, सवाल आपसे पूछा जाएगा कि एंडोन्यूक्लिक प्रतिबंध क्या है, इसके बारे में आप हमें समझाइए। तो देखिए इसका जवाब जानेंगे कि एंजाइम जो है वो डीएनए के विशिष्ट पैलिड्रोमिक, ठीक है समझिएगा, एंजाइम जो है डीएनए के विशिष्ट पैलिड्रोमिक न्यूक्लियोटाइड अनुक्रमों को पहचान कर उसे ऐसा काटते हैं कि डीएनए के दोनों सिरों पर एक लड़ीय भाग रह जाता है। ठीक है, और ये जो लड़ीय भाग होता है इसे चिपचिपा सिरा कहते हैं, और यह एंजाइम आनुवांशिक इंजीनियरिंग में डीएनए के पुनर्योजन अणु बनाने में आवश्यक होता है। क्लियर है, चलिए तो एकदम सटीक सा जवाब था। अच्छे से इसको पढ़ लीजिए और अच्छे से रट कर जाइएगा एग्जाम में। ठीक है, और जो भी बच्चे को नोट्स परचेज करना हो, हमारे स्क्रीन पे आपको दिख रहा होगा हेल्पलाइन नंबर, कांटेक्ट करिए, हमारी ड्रीम क्लासेस की टीम आपकी जरूर मदद करेगी। ठीक है, इस बार बोर्ड एग्जाम काफी नजदीक है जी, और ज्यादा से ज्यादा वस्तुनिष्ठ प्रश्नों पे आप लोग फोकस करिएगा। आगे हम लोग बायोलॉजी का वस्तुनिष्ठ प्रश्न का भी एक वीडियो जल्दी लाएंगे, क्योंकि 500 सीरीज उसका तैयार हो चुका है, तो उसके मद्देनजर हम लोग उसको बढ़ाएंगे आगे। चलिए सवाल नंबर 3 इसका देखेंगे क्या है। 43वें नंबर पे बढ़ेंगे, ध्यान दीजिएगा, थोड़ा सा इसमें दिक्कत आ रही है। ठीक है, देखिए इस तरह से ही पढ़ लीजिए। सवाल हमारा है कि
प्रोस्पेक्टिंग, देखिए कंफ्यूजन नहीं करिएगा, ठीक है। देखिए एक सेकंड, चलिए देखिए सवाल क्या है, बायो प्रोस्पेक्टिंग से आप क्या समझते हैं, इसके बारे में समझाइए। तो इसका जवाब होगा कि वैज्ञानिक शोध, एक प्रकार का ये वैज्ञानिक शोध है जो प्रकृति के उपयोगी कार्यान्वयन प्रक्रिया अथवा उत्पादन के तत्वों पर नजर रखती है, बायो प्रोस्पेक्टिंग कहलाता है। क्लियर है, एकदम अच्छे से पढ़कर जाइएगा, छोटा सा और लेकिन बेहतरीन सवालों में से एक है बायो प्रोस्पेक्टिंग। चलिए आगे बढ़ते हैं, इस प्रश्न में थोड़ा सा दिक्कत आ रही थी, ठीक है। चलिए अब अच्छे से दिखेगा आप लोग को, देखिए दिख रहा ना सारे बच्चे को। 44वां सवाल जी, बहुत ही अच्छा सवाल है, वहित मल से आप क्या समझते हैं, स्पष्ट करें, ठीक है। चलिए सवाल को समझिएगा फिर जवाब जानेंगे। क्या है सवाल हमारा, वहित मल से आप क्या समझते हैं, इसका जवाब होगा किसी भी समुदाय द्वारा, ठीक है, किसी भी समुदाय द्वारा काम में लाने के बाद व्यर्थ जल व उसमें मिले पदार्थों को ही हम क्या कहते हैं, वहित मल कहा जाता है। और वहित मल में 1 से 2% ठोस पदार्थ तथा 98 से 99% पानी होता है, ठीक है। देखिए समझिए, वहित मल में जो है ना 1 से 2% ठोस पदार्थ तथा 98 से 99% पानी होता है, और वहित मल में कार्बनिक पदार्थ अधिक मात्रा में रहता है, अतः इससे जीवाणु एवं अन्य सूक्ष्म जीवों की संख्या में क्या होती है, वृद्धि होती है। क्लियर है, तो एकदम सही से याद करके जाइएगा, बहुत ही अच्छा और बहुत ही छोटा सा सवाल है। आगे बढ़ते 45वें नंबर पे, तो 45 देखिए हमारा क्या कह रहा है, एकदम छोटा सा है कि औषधि के क्षेत्र में जैव प्रौद्योगिकी के 2 उपयोग बताएं। क्लियर है, क्या कह रहा है जी, देखिए औषधि के क्षेत्र में जैव प्रौद्योगिकी के 2 उपयोगों को बताएं। जवाब जानेंगे कि औषधि के क्षेत्र में जैव प्रौद्योगिकी के 2 उपयोग निम्नलिखित हैं। सबसे पहला हमारा है टीका के निर्माण में, और दूसरा हमारा है प्रतिजैविक के निर्माण में, ठीक है। तो औषधि के क्षेत्र में जैव प्रौद्योगिकी के 2 उपयोग जो है वो इस प्रकार है, टीका के निर्माण में और प्रतिजैविक के निर्माण में। आगे बढ़ते हैं 46वें नंबर पे, तो एकदम गौर से पढ़िएगा इसको ध्यान से, बहुत ही अच्छा सवाल है। चलिए आराम आराम से पढ़ेंगे, एकदम समझते जाएंगे टॉपिक को। 46वां नंबर हमारा कह रहा है कि जीव के अनुवांशिक रूपांतर के, ठीक है, सवाल को समझिए, जीव के अनुवांशिक रूपांतर के मूलभूत चरण कौन कौन से हैं, स्पष्ट करें, ठीक है। चलिए अब इसके जवाब को जानते हैं, सवाल को समझ गए होंगे आप लोग। इसका जवाब होगा कि जीव के अनुवांशिक रूपांतर के मूलभूत निम्न 3 चरण हैं, ठीक है। अब देखिए जानेंगे तीनों चरण क्या है। पहला है वांछित जीन युक्त डीएनए की पहचान करना, दूसरा चिन्हित डीएनए का परपोषी में स्थानांतरण करना, और तीसरा है स्थानांतरित डीएनए को परपोषी में सुरक्षित रखना, तथा देखिए थोड़ा सा दिख नहीं रहा होगा आप लोग को, ये देखिए, तथा उसको संतति में स्थानांतरित करना। तो ये था जीवों को आनुवांशिक रूपांतर के मूलभूत चरण में 3 लक्षण, ठीक है। आगे बढ़ते, चलिए नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। देखिए हमारा क्या है, अगला सवाल देखते हैं जी, बहुत ही हाईलाइटेड सवाल आ गया आप लोग के सामने, इसको भी कर लीजिए जी, इस बार बोर्ड एग्जाम के लिए काफी ये महत्वपूर्ण है। सवाल को समझिए और आंसर को भी अच्छे से याद करके जाइएगा। चलिए इसको हम भी करवा देते हैं, बोर्ड एग्जाम के लिए ये काफी इंपॉर्टेंट है इस बार। सवाल हमारा है कि न्यूक्लियोसाइड, देखिए थोड़ा सा कंफ्यूजन होगा तो अच्छे से बच्चे इसको ध्यान देंगे, न्यूक्लियोसाइड एवं न्यूक्लियोटाइड, यहाँ साइड है यहाँ टाइड है, ठीक है, में अंतर स्पष्ट करें। तो एकदम सटीक सा जवाब रहेगा हमारा, एक तरफ हम लोग न्यूक्लियोसाइड को रख देंगे, एक तरफ न्यूक्लियोटाइड को रख देंगे। इधर जानेंगे देखिए कि यह नाइट्रोजनी युक्त क्षार तथा शर्करा के संयोग से बनता है, कौन, न्यूक्लियोसाइड। और न्यूक्लियोटाइड के तरफ जानेंगे कि यह नाइट्रोजनी युक्त क्षार शर्करा तथा फॉस्फेट के संयोग से बनता है। तो इधर में क्या हो गया जी, नाइट्रोजनी युक्त क्षार शर्करा 2 के ही संयोग से, लेकिन इधर नाइट्रोजनी युक्त क्षार शर्करा और एक इसमें आकर मिल गया फॉस्फेट भी मिल जाता है। क्लियर है, चलिए दूसरे टॉपिक पे इसमें ध्यान देते हैं। इधर पढ़ेंगे न्यूक्लियोसाइड में कि यह न्यूक्लियोटाइड का घटक होता है, ये जो है वो इसका घटक होता है, ठीक है। और इधर पढ़ेंगे यह न्यूक्लिक अम्ल तथा ऊर्जा का वाहक होता है, ठीक है। ये जो न्यूक्लियोटाइड होता है यह न्यूक्लिक अम्ल और ऊर्जा का वाहक होता है।
और इसमें पढ़ेंगे तीसरा नंबर में न्यूक्लियोसाइड में कि इनका स्वभाव क्षारीय होता है। ठीक है, 3 तरह का गुण होता है, अम्लीय, उदासीन और क्षारीय। तो इसका न्यूक्लियोसाइड का जो स्वभाव होता है यानी गुण होता है वो क्षारीय होता है और इनका स्वभाव अम्लीय होता है। अम्लीय कहने का मतलब हो गया पीएच मान जो होता है 7 से कम और अधिक, अम्लीय क्षारीय वो वाला। क्लियर है? चलिए अब आगे बढ़ते हैं 48वें सवाल पे। ठीक है, देखिए 48वां सवाल भी हमारा बहुत ही अच्छा है, छोटा सा है लेकिन बहुत बार एग्जाम में ये पूछा है। सवाल देखिए हमारा प्रारंभ कूट। ठीक है, प्रारंभ कूट ब्रैकेट में दिया गया कोडोन क्या है? अगर आपसे पूछे एग्जाम में प्रारंभ कूट क्या है या एग्जाम में पूछे कोडोन क्या है तो दोनों को एक ही बात समझना है, दोनों एक दूसरे का ही नाम है, विपरीत। ठीक है, विपरीत नहीं, आप कह सकते हैं इसको पर्यायवाची। तो चलिए अब हम लोग इसके जवाब को जानेंगे और जैसे ही बोर्ड एग्जाम में ये सब क्वेश्चन अगर आ गया तो हम लोग तुरंत ही इसको लिख देंगे क्योंकि हमारा पढ़ा हुआ तो रहेगा ही। ठीक है, तो सभी बच्चे इसको ध्यान से पढ़ कर जाइएगा। सवाल हमारा क्या था जी, प्रारंभ कूट या कोडोन क्या है? और जिन बच्चों को अगर कोई दिक्कत हो, अगर लैंग्वेज समझने में दिक्कत हो तो हमारा नीचे कमेंट बॉक्स पड़ा है खाली, उसमें आप लोग कमेंट करिए और हमें बताइए कि आपको किस प्रकार की दिक्कत आ रही है वीडियोस में, क्लासेस में, या फिर आपको और भी किस तरह की वीडियो चाहिए। और ऑब्जेक्टिव के लिए बायोलॉजी वाले बच्चे टेंशन ना लें, बहुत ही जल्द उनका ऑब्जेक्टिव का सीरीज जो है वो जल्दी शुरू होगा, कल से ही शुरू कर देंगे। ठीक है, उनका ऑब्जेक्टिव भी पूरा करवा देंगे, एक चैप्टर वाइज वाला करवा देंगे और एक ये 500 सीरीज वाला करवा देंगे। तो उनका जो क्लास है वो एकदम कंप्लीट हो जाएगा इस बार बोर्ड एग्जाम के लिए। सवाल हमारा था जी प्रारंभ कूट या कोडोन क्या है? ठीक है, जवाब है हमारा देखिए कि mRNA, ठीक है, न्यूक्लियोटाइड क्रम विन्यास के वे 3 क्रम, समझिएगा mRNA न्यूक्लियोटाइड क्रम विन्यास के वे 3 क्रम जो प्रोटीन संश्लेषण क्रिया को प्रारंभ में मिथायोनिन अमीनो अम्ल का प्रतिनिधित्व करता है, प्रारंभ कूट कहलाता है। ठीक है, जैसे में AUG और या GUG। ठीक है, चलिए अब आज के अंतिम सवाल पे बढ़ते हैं, फिर हम लोग अगले क्लास में पढ़ेंगे और भी 10 से 12 प्रश्न। तो हमारा ये पार्ट 2 का दूसरा पार्ट भी खत्म हो जाएगा। लगभग हम लोग इसमें 100 तक क्वेश्चन को कवर करेंगे तो हमारा ये बायोलॉजी का जो शॉर्ट क्वेश्चन का सीरीज है वो समाप्त हो जाएगा। चलिए आज के अंतिम सवाल पे बात करते हैं। तो एकदम बच्चे ध्यान देंगे क्योंकि ये भी बहुत ही अच्छा सवाल है। सवाल हमारा है जी मोनोक्लोनल, देखिए समझिए सवाल को, मोनोक्लोनल एंटीबॉडी क्या है? बहुत ही अच्छा ये भी सवाल है। ठीक है, नोट करते जाइएगा सारे बच्चे, जिन बच्चों को नोट्स बनाना हो वो बना लीजिए स्क्रीनशॉट लेकर के, या जिन बच्चों को स्पेशली नोट्स परचेज करना है हमारे हेल्पलाइन नंबर पे कांटेक्ट करिए। ठीक है, क्लास 10th और 12th की नोट्स हमारी टीम ड्रीम क्लासेस हर बार की तरह इस बार भी प्रोवाइड करवा रही है, एकदम गैसिंग करा हुआ क्वेश्चन। चलिए सवाल हमारा क्या था जी, मोनोक्लोनल एंटीबॉडी क्या है? जवाब इसका होगा कि यह एक ऐसी कोशिका है। ठीक है, सवाल को समझिए, यह एक ऐसी कोशिका है जो अपने पूर्वज कोशिका के विभाजन से बनी है। क्या है इसका जवाब? यह एक ऐसी कोशिका है जो अपने पूर्वज कोशिका के विभाजन से बनी है तथा यह एक ऐसी जैविक थेरेपी है, यह एक ऐसी जैविक थेरेपी है जिसमें एक ही, देखिए दिख नहीं रहा होगा तो अच्छे से देखिए, यहाँ पर देखिए, यह एक ऐसी जैविक थेरेपी है जिसमें एक ही प्रकार के कई एंटीबॉडी की प्रतियां का मतलब उसकी छाया प्रतियां तैयार की जाती है, मतलब फोटोकॉपी जिसको आप कह सकते हैं। ठीक है, तो एक ही प्रकार के कई एंटीबॉडी की प्रतियां तैयार की जाती है, पत्तियां नहीं देखना है। ठीक है, प्रतियां का मतलब हो गया एक ही तरह का और उसका कॉपी कर दिया। ठीक है, तो चलिए ये था इसका सटीक जवाब, अच्छे से नोट्स कर लीजिए। ठीक है, और एकदम पूरा अच्छे से पढ़ कर जाइएगा, इस बार बोर्ड एग्जाम में ये सब क्वेश्चन बन सकता है जी। ठीक है, और फिर मिलते हैं हम लोग अगले क्लास में नेक्स्ट वीडियो के साथ। बस आप लोग बने रहिए ड्रीम क्लासेस पे और सपोर्ट करते रहिए, और नीचे हमारा कमेंट बॉक्स खाली है। ठीक है, जिन बच्चों को कोई तकलीफ हो, कोई भी दिक्कत हो, किसी प्रकार का कुछ की भी जरूरत हो, कोई भी सवाल करना हो तो हमारे कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए, या हमारा व्हाट्सएप नंबर आपको दिख रहा होगा स्क्रीन पर, वहाँ पर जाइए, वहाँ पर भी कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। और जिन बच्चों ने अभी तक हमारे लर्निंग ऐप को प्ले स्टोर से डाउनलोड नहीं करा है, जाइए डाउनलोड कर लीजिए। अगले साल 2022 की पढ़ाई के लिए आप अपने भाई बहनों को बता दीजिए। ठीक है, हमारी टीम से जुड़ने के लिए अगर उनको अच्छा लगे वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। ठीक है, चलिए रहने देते हैं, आज की क्लास में इतना ही।
फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में अगले और भी बेहतरीन टॉपिक के साथ। और ऑब्जेक्टिव वाला सीरीज बहुत ही जल्द शुरू होगा जी, तो बने रहिएगा, बायोलॉजी वाले बच्चे बने रहिएगा चैनल पे, ठीक है। चलिए रहने देते हैं।